हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर 12वां लेक्चर क्लास 11 का 9वां चैप्टर अनुक्रम और श्रेणी, और हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 9.2 के इंट्रोडक्शन की। इससे पहले मैंने 2 इंट्रोडक्शन दिए हैं जिसके अंदर मैंने ये टॉपिक डिस्कस कर दिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर लिखे हैं। आज के इस लास्ट इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि आज लास्ट इंट्रोडक्शन है, इसके बाद आप सॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। 9.2 के क्वेश्चंस आप अपने आप कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज लास्ट इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक है गुणोत्तर माध्य पद, ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम जिसे कहते हैं, और एक है गुणोत्तर माध्य जी तथा समांतर माध्य ए में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। जिस तरीके से हमने समांतर श्रेणी वाला अभी एक्सरसाइज पढ़ के आए हैं, 9 आई थिंक 9.3 है यार, गड़बड़ कर रहा हूं मैं। 9.3 से पहले 9.2 पढ़ के आए हैं समांतर श्रेणी को लेकर के। तो सीधी सी बात यह है कि वहां पे हमने समांतर माध्य पढ़ के आए थे, जो अर्थमेटिक मीन पढ़ के आए, तो उसी तरीके से हम गुणोत्तर श्रेणी के अंदर भी गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा कलाकारी वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल सरल साधारण है। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने गुणोत्तर माध्य पद क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि मान के चलो मेरे पास में 3 पद, ठीक है ना, 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में है। 3 पद सपोज कर लो, जैसे 2 हो गया, 4 है और 8 है। आप देख पा रहे होंगे ये तीनों पद किसमें है, ये जीपी में है। किसमें? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, क्योंकि इनमें सार्व अनुपात जो है वो सेम है। आप 4 को 2 से डिवाइड कर लो, है ना, 4/2, और या फिर 8/4, ये सेम आता है, 2 ही आता है। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी में ध्यान रखना, जो मिडिल वाला, बीच वाला पद है, यही गुणोत्तर माध्य होता है। यही क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। अभी तो सिर्फ एक ही पद के बारे में बात कर रहे हैं, किनका, है ना। ये होता है 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य 4 होगा। बात समझ रहे हो? 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य 4 होगा। इसको निकालते कैसे हैं? बड़ा सिंपल है इसको निकालने का तरीका निकालने का ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस गुणोत्तर माध्य पद को निकालते हैं, है ना, जैसे सपोज कर लो हमें निकालना ही है 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, गुणोत्तर माध्य। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तरीका ये है कि आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं को गुणा कर दोगे जो आपको दी गई हैं, 2/16, 2 × 8, और उसका लगा दोगे अंडर रूट। ठीक है मेरे भाई। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 16 की वैल्यू पॉजिटिव मान लेंगे 4। तो आप देख पा रहे हैं बीच में 4 ही है, तो ये 4 जो है गुणोत्तर माध्य है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, अंडर रूट वाले चक्कर, इसको समझाता हूं मैं आपको इसको बताता हूं। 2 मिनट रुको, 2 मिनट देखो ध्यान से। आप एक काम कर लो कि अब थोड़ा सा जनरली लिख लेते हैं फॉर्मूला बना करके, कि यदि ए और बी के बीच में हम सपोज मान लेते हैं जी एक पद है और जो गुणोत्तर माध्य है बी, ए जी बी जीपी में है। किसमें है? जीपी में है, ठीक है नहीं। और जहां हम ये कह सकते हैं, जहां जी ए बी का, एक जी ए तथा बी का क्या है, बी का गुणोत्तर माध्य है। क्या है? गुणोत्तर माध्य है। तो मेरे बेटे ध्यान रखना है कि जी जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा अंडर रूट ए बी से। ये फॉर्मूला है टू फाइंड जी, यानी कि गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहां लिख सकते हैं गुणोत्तर माध्य ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य जो होगा, यानी कि जो जी होगा उस जी को निकाला जा सकता है अंडर रूट ए बी, इस फॉर्मूले से। आपके मन में इच्छाएं पैदा हो रही होंगी, सर पैदा कैसे हुआ? देख बता देता हूं मैं। आपको पता है ए जी और बी जो है वो किस में है, वो जीपी में है। किस में है? जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी में। और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर आपने देखा है कि सार्वनुपात सेम होता है, कि जी को अगर मैं ए से डिवाइड कर लूंगा तो बराबर होगा अगर मैं बी को जी से डिवाइड करूंगा। भाई सीधी बात है, दूसरे पद को पहले से डिवाइड करके जो संख्या आती है, भाई तीसरे पद को जब दूसरे पद से डिवाइड करेंगे
वही संख्या सेम आएगी, तभी तो जीपी में कहलाएंगे, तभी तो गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ब्रज गुणा कर लो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी और जी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में ही कंसीडर करते हैं। आपके पास में जी हमेशा प्लस में ही आएगा, है ना, क्योंकि ए और बी दो धनात्मक संख्याएं लेके चलनी है हमें। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में जी का, गुणोत्तर माध्य का। अब ये तो रही बात आपके सामने कि अगर एक ही पद दो संख्याओं के बीच में अगर एक ही गुणोत्तर माध्य पद हो, लेकिन नहीं, आपको तो इतना पता है कि अगर मैं बात करूंगा 3, 2, 4, 6, 8, अरे नहीं 8, 16, है ना, ऐसे ही करके 32, 64, मैं ये गायब कर देता हूँ बीच वाले। ठीक है, मैंने कहा कि इसके बीच में पद निकालो जी, गुणोत्तर माध्य पद 4 निकाल के दिखाओ मुझे, कितने 1, 2, 3, 4 निकाल के दिखाओ। तो फिर ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, ये सिर्फ तब काम में आएगा जब दो संख्याओं के बीच में एक गुणोत्तर माध्य निकालना होगा। एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 निकालने होंगे तो उसका एक प्रोसीजर है। जैसे हमने समांतर श्रेणी में भी तो ऐसे ही काम किया था कि अगर एक से ज्यादा 2 या 2 से अधिक ये कह सकते हैं समांतर माध्य पद निकालते हैं तो उसका एक तरीका था करने का, जो मैंने आपको समझाया है। सेम यहाँ भी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर भी अगर 2 या 2 से अधिक आपको गुणोत्तर माध्य पद निकालने होंगे तो फिर उसका एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को मैं आपको समझाता हूँ विद यूजिंग, है ना, एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 17, उससे मैं आपको समझा देता हूँ और उसी तरीके से आपको चीजें समझनी है, ऐसे ही करना है। ठीक है ना, तो आप जरा फटाफट इस चीज को तो नोट करना ही नहीं, वो मैंने उधर लिख दिया तो उसको मैं हटा सकता हूँ, है ना, इसको मैं हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या बात है, देखो एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है, उन्होंने कहा है कि ऐसी 3 संख्याएं याद करो, ध्यान से सुनो, ऐसी 3 संख्याएं याद करो, 3 संख्याएं ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है ना, जिनको 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 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। बात वही है मेरे भाई, मतलब वो हमें 1 और 256 के बीच में, है ना, वो क्या करवाना चाह रहा है, वो 1 और 256 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य पद चाह रहा है मेरे से। कितने गुणोत्तर माध्य पद? 3, क्योंकि इसके अंदर 3 संख्याएं डालनी पड़ेंगी बीच में, और तीनों संख्याएं ऐसी होंगी ताकि गुणोत्तर श्रेणी बने रहे। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस सवाल को या करके भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 1 तथा 256 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करो, गुणोत्तर माध्य पदों को ज्ञात करो। तो ऐसा भी करा जा सकता है, सवाल ऐसे आ जाए या ऐसा आ जाए, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा काम करते हैं जिससे सब चीज़ें समझ में आ जाएं। तो मैं यहाँ इसको हल करता हूँ, जो प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा इसके अंदर प्रत्येक सवाल, जो भी सवाल गुणोत्तर माध्य का आएगा वो ऐसे ही आपको करना है। और यही प्रोसीजर सही मायने में तो ये कि समांतर माध्य ज्ञात करते हुए भी यही प्रोसीजर फॉलो किया था हमने। तो हम क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं और उसके बीच में 3 हम लोग लिख लेते हैं पद। सपोज कर लो पहला पद G1 है, दूसरा G2 है, फिर G3 है, और आपके पास में चौथा जो 5वां पद बनेगा वो 256 बनेगा। ये हमें एक GP है, उसने कहा है ये GP है, तो इसमें A जो है प्रथम पद तो 1 है ना, और जो आपके पास में अगर देखे जा इसका जो 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी होगी, वही समांतर माध्य वाला कॉन्सेप्ट कि जितने पद पूछे जा रहे हैं, 3 पूछे जा रहे हैं, तो 3 में 2 जोड़ दो, क्योंकि 2 तो ये भी है पहला और आखिरी, तो टोटल 5 पद है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5वां पद जो है, तथा एक बात ध्यान देंगे, जो 5वां पद है, 5वां पद है आपके पास में, 5वां पद जो है, या एक काम कर लो, एक फॉर्मूला आपको पता है अंतिम पद याद करने वाला, यहाँ पे ऐड कर लो। देखो
इसमें हमें अंतिम पद दिया है, ये क्या दिया है, अंतिम पद, हमें एल दे दिया, अंतिम पद को हम लिखते हैं एल से, 256, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देंगे, गुणोत्तर श्रेणी में जो अंतिम पद होता है उसको यहाँ लिख लेंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल भी ए आर की पावर n माइनस 1 ही होता है, इसको भी याद कर लेंगे। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, ए एन यानी कि nवें पद को ही हमने अंतिम पद मान लिया। हाँ दिख रहा है कि एक फॉर्मूला और याद रख लेंगे जहां पर ये एल क्या है, एल क्या है, इसको हम अंतिम पद कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद, लास्ट टर्म है ना, अंतिम पद है हमारे पास में। तो अब हमें एल दिया है ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें करना क्या है, जीवन निकालना है बेसिकली। क्या निकालना है, जीवन। और G2 G3 होगा क्या, आपको गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है अकॉर्डिंग टू दिस, और तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे चलता रहता है। तो ये तो ए तो हमारा 1 हो गया, तो जीवन क्या होगा, जीवन क्या होगा, जीवन होगा आपके पास में ये वाला ए आर। G2 क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, G3 क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। तो यानी कि G1 G2 G3 को ज्ञात करने के लिए मेरे को ए चाहिए और आर चाहिए। ए तो ऑलरेडी गिवन है, तो आर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। आर फाइंड आउट हो जाएगा आपका इस वाले फॉर्मूले से, अंतिम पद वाले फॉर्मूले से। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगा लेंगे आप कि L इज इक्वल होता है ए आर की पावर n माइनस 1। L कितना दिया गया है, 256, इज इक्वल टू A1 है, R हमें फाइंड आउट करना, n कितना है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या हमारी है 5, दैट इज n, ये n है, तो 5 माइनस 1, 256 को लिख सकते हैं। अभी देखेंगे क्या लिखना है, यह आ जाएगा r की पावर 4, इसे लिखो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 बराबर r की घात 4, r की घात 4। तो देखो इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर लो, इसको कर लो आप, इसको कर लो आप, इसको कर लो आप, घात 4 बनानी ना, घात 4 बनानी, तो इसको लिखो 4 की घात 4, r की घात 4। भाई मेरी बात सुनो, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 ही तो होते हैं, तो 4 की घात 4 बराबर 4 r की घात 4। तो जब तुलना करेंगे तो r की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी हमारे पास में 4, ठीक है ना। अब निकाल लो, अब क्या निकाल लो, पहला पद हो जाएगा G1, G1 होगा ए आर, दूसरा पद होगा G2 वो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा G3 हो जाएगा ए आर क्यूब। तो निकाल लो, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू आपने निकाली 4, तो आ गया 4 एकम 4, ए की वैल्यू 1 है और आर की घात 2 यानी कि आ जाएगी 16, ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64, तो ये पद आ गए आपके पास में 4 16 और 64, 4 16 और 64 जो है इसके पद बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको गुणोत्तर माध्य का भी मुझे लग रहा है कि ज्ञान हो गया होगा आपके पास में। तो वीडियो को फटाफट पॉज करके, ठीक है, लेक्चर को पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके आप चीज़ों को नोट करें, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो गैलरी में ही रहते हैं, वो कभी नहीं आते बाहर। चलिए 9.3 के इंट्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक है और बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद बिल्कुल आप तैयार हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस करने के लिए। तो क्या कह रहा है कि समांतर माध्य, समांतर माध्य हमने पढ़ाया था आपको 9.2 के अंदर, और जहां पर हमने समांतर श्रेणी की संबंधित सभी बातें की थी। तो समांतर माध्य ए क्या होता है वहां पे बताया था, यहाँ भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। और गुणोत्तर माध्य जो हमारा जी है, जो अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले, उन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो उसको देखने के लिए देखो सीधी बात तो यह है कि यदि यहां देंगे, यदि ए तथा बी का समांतर माध्य ए है, तो आपको पता है ए कैसे निकाला जाएगा, ए निकाल जाएगा a प्लस बी बटे 2, ये चीज मैं पढ़ा के आया हूं। समांतर माध्य निकालने का तरीका यही था कि a बराबर इतना, तथा यदि a तथा b का गुणोत्तर माध्य g हो तो वाला फॉर्मूला, तो g इज व्हाट, g हो जाएगा अंडर रूट ए बी,
इन दोनों में रिलेशन बनाना है, नंबर 1 नंबर 2, ध्यान से समझना। रिलेशन देखने के लिए, रिलेशन का मतलब ये है कि इनमें ये देख सकते हैं कि कौन सा छोटा होगा। अगर दो संख्याएं मेरे पास में हैं और दो संख्याओं का, मेरे पास दो संख्या 2 और मान के चलो कि हमारे पास में 8 है, इनका अगर मैं गुणोत्तर माध्य निकालूंगा बीच का तो आएगा 4, ये तो जी आएगा अभी अंडर रूट करके ना। लेकिन अगर मैं समांतर माध्य निकालूंगा तो 2 प्लस ये आएगा 5, ठीक है ना, ये आएगा ए। तो हमें देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के हिसाब से दिख रहा है कि ए हमेशा बड़ा होगा और जी हमेशा छोटा होगा, लेकिन वो कैसे होता है अब इस प्रूफ के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेता हूँ। बड़ा छोटा तो तभी दिखेगा ना, मैं a माइनस जी कर लेता हूँ। देखो सुनो, अगर a माइनस जी जो है आपकी बिल्कुल प्लस वाली संख्या आती है, पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है, बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटती है जब भी तो पॉजिटिव आती है, इसका मतलब a होगा बड़ा हमेशा g से। बात मेरी समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर बाई चांस a माइनस जी आपका किसी तरीके से नेगेटिव आता है तो फिर सीधी बात है, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तभी तो नेगेटिव आती है, इसका मतलब a छोटा हो जाएगा जी से। वो तब देखेंगे, हम देखते हैं पहले क्या होता है। व्हाट इज a क्या है, a प्लस बी बटे 2 है, इसमें से घटा दो अंडर रूट ए बी। आपको कि सर पता नहीं चल रहा कुछ भी, देखो एलसीएम ले लो, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। अभी भी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप महसूस करेंगे, टेंशन ना लो। देखो आप a को लिख सकते हैं अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, b को लिख सकते हैं अंडर रूट बी का होल, लिख सकते नहीं लिख सकते? हाँ, कुछ बच्चे तो सर हमें तो पता ही नहीं था। अब पता था लेकिन ऐसा कभी काम किया नहीं ना, इसलिए अजीब लग रहा है। कभी ऐसा काम किया नहीं, पता तो है आपको। क्या आपको पता नहीं अंडर रूट ए का स्क्वायर हमेशा a होता है? आपने सिर्फ सीधा देखा है, उसको रिवर्स नहीं किया है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ध्यान दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है, इसका मतलब ये बन गया अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब मेरे भाई मैं यहाँ से इस बात को करूँगा, यहाँ पर छोटी सी जगह है लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि a माइनस जी जो है ना, वो जो है आप एक होल स्क्वायर आ रहा है a माइनस बी, अंडर रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर आ रहा है, और किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा ही प्लस में होता है, ये तो बात पता ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी क्वांटिटी होगी इधर वाली, क्योंकि 2 तो प्लस में है ही है और ऊपर वाला भी प्लस में है, तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है, ये जो रिजल्ट आया है आपके पास में, यानी कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2 का ये वाला होल स्क्वायर, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 के। बड़ा या बराबर 0 का मतलब क्या है, ऐसा भी हो सकता है 0 भी हो जाए, अगर दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं, अंडर रूट ए हो जाए तो 0 भी हो जाएगा। और बड़ा होने का मतलब है कि पॉजिटिव होगा, भाई 0 से बड़ा ही होगा ना वर्ग तो हमेशा। इसका मतलब ये रहा कि a माइनस जी जो है वो बड़ा या बराबर है 0 से। तो यह ध्यान रखनी है आपको बात, इससे हमें ये पता चल रहा है, इससे ये हमें ये पता चल रहा है कि जो a है ना वो हमेशा तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा g के। ये संबंध होता है इन दोनों के बीच में कि हमेशा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, दोनों में से एक केस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी बात है। अब इन दोनों को लेकर के एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसको मैं 18 उसको मैं कराता हूँ, उसके बाद आप जाइए घर आराम से एक्सरसाइज का 9.3 का सॉल्यूशन करिएगा बैठ के। चलिए एक एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें कहा है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं a तथा b का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। मतलब दिया क्या है, सीधी सी बात है, मैं इसको हल कर रहा हूँ। मेरे को a जो दिया है वो दिया गया है 10 और तथा मेरे को g जो है वो दिया गया है 8। समांतर माध्य 10 है और गुणोत्तर माध्य 8 है। आपको पता है समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बटे 2 ही तो होता है, वो तो हमें 10 दिया है। और अगर मैं इसको सही करूं a प्लस बी बराबर हो जाएगा 20 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूं। साथ ही साथ यहां से लिख लेंगे कि हमें जो दिया है तथा जो g है वो दिया गया है 8। इसका मतलब अंडर रूट ab, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट ab तो होता है g, आपको जैसे पता है a क्या होता है,
ए क्या होता है, ए होता है a प्लस बी बटे 2। हम लोग पढ़ गया है समांतर श्रेणी के अंदर। तो अंडरूट ए बी क्या होगा, अंडरूट ए बी क्या होगा, अंडरूट ए बी हमें दिया गया 8, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 64। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। तो इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका ध्यान रखना है, वो आपको आता भी होगा, नहीं आता तो सीख लें। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम जानते हैं एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। आपको क्या सर जी ये तो जानते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये कहाँ से पैदा कर दिया आपने, ये भी एक फॉर्मूला है। आप लोग ध्यान दें, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के आपके पास में प्लस के 2ab, इन दोनों फॉर्मूले के बीच का रिलेशन होता है ये वाला फॉर्मूला। बहुत दमदार फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चंस के अंदर भी। इससे क्या हासिल होगा, इससे बहुत कुछ हासिल होगा। देखो अब क्या हासिल होगा मैं बताता हूँ आपको। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैं ऊपर करूँगा। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है किसके, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी कितना दिया गया 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4ab, 4 इंटू ए बी कितना निकाला आपने, देखो 64। कैलकुलेट कर लो, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा 400, या रुक जाओ 20 का स्क्वायर माइनस इसको लिख लो आप 2, ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 80 लगे 256, ठीक है ना। आपके पास में 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। अब ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 माइनस 256 कर लो। 400 में से जब 256 बचेगा घटेगा तो कितना आएगा भाई, 400 में से 256 घटा लो तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3। अरे क्या बात कर दी, उल्टी सीधी बात कर रहा है। 4 1 144 है ना, तो 144। इसका मतलब a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल 144, या a माइनस बी का जो आपके पास 1/144, या a माइनस बी वोट 12 आ जाएगा। आपको पता है 144 12 होता है, का वर्गमूल 12 होता है। इसको एक समीकरण कह लो आप 3। हो गया काम। समीकरण 1 और 3 को कर लो हल, है ना। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से बात करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना है, दैट इज 20, एंड a माइनस बी कितना है 12। तो जोड़ लो विलोपन विधि से, तो 2a बराबर आ जाएगा आपका 32 और a का मान आ जाएगा आपका 16। तो पहली संख्या तो आ गई 16, और उसको समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर किसके है 20 के है, a का मान आपने 16 निकाला है, 16 माइनस बी इज इक्वल टू 20, माइनस बी इज इक्वल टू 20 माइनस 16 आपके पास में, ठीक है ना। आपके पास में a प्लस बी है ना, a प्लस बी है ना, तो ये तो b का मान आ जाएगा 4। तो सीधी बात है a का मान 16 और b का मान 4। उठाओ, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको a दिया हो और g दिया हो तो ध्यान रखना इसी पैटर्न से सॉल्व करना, इसी तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। अगर आपको a और g दिए हों और कोई तरीका लगाने की जरूरत कोशिश ना करें। कभी आप कोशिश करें कि इसमें से a का मान निकाल करके इसमें रख दें, या इसमें से a का मान निकाल करके इसमें रख दें। विलोपन नहीं करना आपको, उस प्रतिस्थापन से नहीं करना है आपको। पहले ये फॉर्मूला लगा करके 2 सिंपल इक्वेशन बनानी है और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सिंपल तरीके से, ठीक है ना। हो तो तब भी जाएगा, लेकिन फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता है जब आप a का मान इसमें से निकालोगे और इसमें रखोगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण तो a के 2 मान निकलेंगे, फिर दोनों मानों को डिस्कस आपको करना पड़ेगा। तो लेकिन बेहतर है कि इस तरीके से करें और एक ही मान निकालें, पर्याप्त है। तो चलिए बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में थोड़ा हाथ आजमाइश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो अब आप लोग पहले एक्सरसाइज को अपने आप देखें, तन मेरे एक लेक्चर के अंदर प्रवेश करें।